अल्सर की बात करें तो क्या होता है अल्सर? डिसकंटिन्यूटी हो जाती है किसमें, स्किन और म्यूकोसा में। अब इसमें भी पेप्टिक अल्सर की बात करें, मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे स्टमक में ही अल्सर हो रहे हैं तो पेप्टिक अल्सर है। इसमें मल्टीपल इरोजन्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो म्यूकोसल लेयर है और बैरियर है उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि जैसे स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन से एनाल्जेसिक्स, स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और सर्जरीज। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सडन ऑनसेट हो जाएगा एक्यूट पेन का, और टेंडरनेस मिलेगी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, वॉमिटिंग होगी, और अल्सर का लास्ट रिजल्ट क्या मिलता है? परफोरेशन। तो परफोरेशन हो सकता है। अभी अगर ये अल्सर सेकेंडरी हुए हैं, मतलब कि फर्स्टली न्यूरो सर्जरीज करवाई आपने और आपको कोई सेरेब्रल ट्रॉमा हुआ है, देन आपको एक्यूट अल्सर्स हुए हैं, तो उसे कुशिंग अल्सर्स बोलते हैं। अगर आप मेजर बर्न के बाद आपको अल्सर्स हुए हैं तो उसे कर्लिंग अल्सर्स बोलते हैं। डायग्नोसिस कैसे कराएंगे? गैस्ट्रोस्कोपी करानी है, मेन तो वही है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटा अल्सर ड्रग देनी है, रेनिटिडीन, ओमेप्राजोल। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना है। इंट्रावेनसली भी रेनिटिडीन दे सकते हैं, और आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए। अभी 2 टाइप के हो सकते हैं, तो गैस्ट्रिक हो सकता है, एक ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। एटियोलॉजी की बात करें तो फर्स्टली 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर और डैमेजिंग फैक्टर। जब इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के इन दोनों फैक्टर का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि डैमेजिंग फैक्टर ज़्यादा बढ़ गए, तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलेंगे। अब इसकी कोज क्या है कि डैमेजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होना, ठीक है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल, स्ट्रेस, और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन, ये मेजर कोज है। इसके अलावा इन्फेक्शन कैसे होता है आपको पता ही है, अनहाइजेनिक कंडीशन और लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। पैथोलॉजी की बात करें तो ये गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, लार्ज होते हैं साइज में, मेनली लेज़र कर्वेचर पर ही देखने को मिलते हैं, और जो मस्कुलर लेयर है ना, वो इन अल्सर्स का फ्लोर बना रही होती है। अगर इनका प्रोग्रेशन हुआ तो पोस्टीरियरली देखें तो ये पेनिट्रेट कर सकते हैं पेनक्रियास को, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग कॉज करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स स्प्लेनिक वेसल को रप्चर कर रहे होते हैं। अगर इनका प्रोग्रेशन एंटीरियरली हुआ तो ये परफोरेट और पेनिट्रेट करेंगे लीवर के अंदर, और फिर क्या, कैसी अपीयरेंस मिलेगी हमें? और ग्लास कॉन्ट्रैक्चर्स मिल सकता है, और टी पॉट डिफॉर्मिटी मिल सकती है। साइज के बेस पे बात करें तो अगर ये जो गैस्ट्रिक अल्सर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज का है तो उसे जैंट गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और 23% चांस है कि ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करता है। पेन की बात करें तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा होगा, मतलब स्टार्ट ही तभी होगा, और 2 घंटे जब तक खाना डाइजेस्ट हो रहा है तब तक चलेगा। नाइट में तो अनकॉमन है। इसके अलावा अगर आप वॉमिटिंग कर देते हैं या इंड्यूस करा देते हैं वॉमिटिंग को, तो पेन सबसाइड हो जाता है, और हेमेटोमेसिस हो सकता है, वो कॉमन है, और मेलेना भी होता है। एपेटाइटिस में अच्छी होती है, लेकिन खाना खाने के बाद पेन होता है तो पेशेंट हेजिटेट करता है खाना खाने को, इसलिए एपेटाइट अच्छी होते हुए भी उसका वेट लॉस होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अगर पाल्पेशन करते हैं तो हमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस फील होगी, और बेरियम मील एक्सरे करवा सकते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी क्या करती है कि आपको लोकेशन देखनी है, टाइप देखना है, या फिर बायोप्सी करनी है, उसमें यूज़ आती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही H2 ब्लॉकर्स देने हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं, कार्बेनोक्सोलोन देना है, सुक्रेलफेट दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या करेंगे, अल्सर की कोटिंग कर देंगे।
सर्जरी की बात करें तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करनी है और गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है जो पहले देखे थे वही है कि जैसे और ग्लास कॉन्ट्रैक्चर होना, इसमें स्टमक 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। टिपोट डिफॉर्मिटी, इसे हैंड बैग स्टमक भी बोलते हैं। और परफोरेशन, ब्लीडिंग, पेनिट्रेशन और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अभी सेकंड ड्यूडेनल अल्सर की बात करते हैं। एटियोलॉजी क्या है कि मेनली ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों में होता है। इसके अलावा वही सेम कोज है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नसेट्स, स्टेरॉइड, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, अल्कोहल, स्मोकिंग, विटामिन डेफिशिएंसी। इसके अलावा एंडोक्राइन फैक्टर भी है जैसे जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जो टाइप है पर्सनैलिटी के लोग हैं जो जिनका प्रोफेशन स्ट्रेस से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, उन लोगों में हो सकता है। पैथोलॉजी की बात करते हैं तो जो गैस्ट्रिक वाला था और ड्यूडेनल वाला, दोनों में हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसमें तो क्या होता है कि ये अल्सर ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट मतलब 1 इंच के लगभग में मिलते हैं और मस्कुलर लेयर को भी इन्वॉल्व करते हैं। इसका जो एंड रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, सिसर्टाइजेशन, मतलब जो फाइब्रोसिस हुआ है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होना। तो क्या करेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस को कोज कर देगा। और ड्यूडेनल अल्सर जहाँ हुआ है उसके ऊपर जो सिरोसा वाली लेयर है उसमें पेट्रिशियल हेमरेज देखने को मिलता है, मतलब रेड डॉट मिलते हैं। तो ये कैसी अपीयरेंस देता है, स्प्रिंकल्ड काइने पेपर अपीयरेंस देता है। अभी ड्यूडेनम की अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल दोनों के अपोजिटली एकदम अगर अल्सर प्रेजेंट है तो उन्हें किसिंग अल्सर्स भी बोलते हैं। एंटीरियरली ये अल्सर मेनली परफोरेट करते हैं और पोस्टीरियरली ये ब्लीडिंग या पेनिट्रेशन करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि इसमें पेन होगा, फूड के पहले पेन होगा, अर्ली मॉर्निंग में पेन होगा, तो इसे हंगर पेन भी बोलते हैं। और जब हम फूड ले लेते हैं तो डिक्रीज़ हो जाता है। और नाइट पेन तो इसमें बहुत कॉमन होता है। ये हमने गैस्ट्रिक में देखा था क्या कि पेन खाने के बाद हो रहा था और नाइट में पेन नहीं हो रहा था। सेकंड क्या है कि ये वाला जो है सिर्फ मेल्स को अफेक्ट कर रहा है और गैस्ट्रिक अल्सर मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सिम्टम है कि इसमें वाटर ब्रश मिलता है, मतलब कि एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, हार्टबर्न मिलता है, वॉमिटिंग मिलती है। इसमें मेलेना कॉमन होता है, हेमेटोमेसिस भी होता है पर मेलेना ज़्यादा कॉमन होता है। मेलेना कब होता है, जब अब्डोमेन में ब्लीडिंग होती है तो स्टूल ब्लैकिश कलर का निकलता है। एपेटाइट इसमें अच्छी होती है इसलिए वेट गेन भी करता है, लेकिन स्टेनोसिस डेवलप होने के बाद इसकी एपेटाइट जो होती है डिक्रीज़ होती जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस, परफोरेशन और ब्लीडिंग होना, पेनिट्रेशन होना। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो भी इसके कोज थे जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी फूड और नसेट्स, इन्हें अवॉइड करना है। ड्रग की बात करें तो H2 ब्लॉकर्स देनी है जैसे रेनिटिडीन, रोक्साटिडीन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देनी है जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। एंटासिड्स देनी है जो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगी जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। सुक्राल्फेट दे सकते हैं। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई रेजिमेन दे सकते हैं 7 से 14 दिन के लिए। सर्जरीज करवा सकते हैं जैसे कि हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी। वेगोटोमी मतलब कि वेगस नर्व की कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस को कट करना। फिर सेलेक्टिव वेगोटोमी तो करानी ही दूसरी विथ पाइलोरोप्लास्टी, मतलब जो पाइलोरस में अल्सर के कारण जो भी डैमेज हुए हैं उन्हें रिपेयर करना है। थर्ड है ट्रंकल वेगोटोमी विथ गैस्ट्रोजेजुनोटोमी। इसमें क्या है कि स्टमक जो इसोफेगस गैस्ट्रिक जंक्शन पर एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न में उसे डिवाइड करना।
फोर्थ है टेलर ऑपरेशन भी बोलते हैं जिसे, इसमें पोस्टीरियर ट्रंकल वेगोटोमी करनी विद एंटीरियर सेरोमायोटोमी। ठीक है, तो हमने कर लिया है। थैंक यू।